अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंस और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th और इसका चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में हम कालब कहते हैं, वो कालब होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक मुस्ततीली तरतीब, किन की तरतीब हम लगाएं ऑफ रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स को एक मुस्ततील की फॉर्म में लिखें या उनकी तरतीब ऐसे लगाएं कि वो हमें एक मुस्ततील नज़र आए। जैसे यहाँ पे उनकी हमने एक तरतीब लगाई हुई है किन नंबर्स की, रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स होते क्या हैं कि हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन जब लें तो हमारे पास आ रहे होते हैं रियल नंबर, और ये हम सेकंड चैप्टर में जाके तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब उस तरतीब को हम इनक्लोज कर दें, उस तरतीब को हम बंद कर दें बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट की मदद से उस तरतीब को बंद कर दें, क्लोज़ कर दें, तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि मैट्रिक्स जो है उसे इनक्लोज़ किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिन्हें हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। हम कोई भी मैट्रिक्स की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिखी हुई है यही मैट्रिक्स की एग्ज़ाम्पल है। हम कोई भी, हमें बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम मैट्रिक्स की कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स की हम एग्जांपल दे सकते हैं। हमने क्या किया कि रियल नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखा, और तरतीब के साथ लिखने के बाद हमें इनक्लोज कर दिया उन रियल नंबर्स को ब्रैकेट की मदद से, दो ब्रैकेट्स की मदद से। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया ये कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स, दूसरी यहाँ पे एक अहम बात है कि मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ, कैपिटल लेटर्स के साथ A B C D, कैपिटल लेटर्स A B C D एंड सो ऑन जी तक किसी भी लेटर के साथ हम कैपिटल लेटर के साथ मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन नंबर्स को हम इंट्रीज़ कहते हैं, इंट्रीज़। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़ी हैं हमने यहाँ तक। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है इंट्रीज़ क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, आगे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो रो एंड कॉलम्स की है। अब रोज़ क्या होती हैं। अब ये ऊपर हमने एक मैट्रिक्स की एग्जांपल पढ़ी है। अब इस एग्जांपल में रोज़ क्या, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर्स की, इन्हें हम कहते हैं कि ये रोज़ हैं। ये जो उफ़क़ी लाइन है नंबर की, उफ़क़ी की तार है, उफ़क़ी लाइन है नंबर की, इसे हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। रोज़ को उर्दू में कितारें, और अगर एक रो की बात हो रही होगी तो क्या होगा, एक कितार की बात हो रही होगी। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज़ इन मैट्रिक्स। यहाँ देखें एग्जांपल्स हम लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में रोज़ क्या होंगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, ये क्या कहलाएंगी, रोज़। अब रोज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, आर के साथ। तो ये पहली रो है और ये क्या है, हमारे पास दूसरी रो है। तो रोज़ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम कॉलम्स पढ़ते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स होगा वो क्या होगा, वो कॉलम्स कहलाएगा।
लाइक हमारे पास एक कॉलम है 4, 5, 6, 7, यहाँ माइनस वाले नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स क्या होंगे, ये लाइंस, ये क्या है, वर्टिकल लाइंस है। तो ये हमारे पास ये पहली लाइन C1 यानी कॉलम 1 और ये दूसरी लाइन C2 यानी कॉलम 2। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हमारे पास उफ़की हॉरिजॉन्टल उफ़की, ठीक है, उफ़की सिमत को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगी, रोज़, और ये जो वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉलम। अब स्टूडेंट्स आगे बात आ जाती है आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का आर्डर को उर्दू में मर्तबा कहते हैं, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स के मर्तबे से क्या मुराद है, असल में एक मैट्रिक्स का जो मर्तबा होता है या उसका जो आर्डर होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि इस मैट्रिक्स में तारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, यानी रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है कि रोज़ को हम क्या बोलते हैं, कितारें, और कॉलम को हम उर्दू में भी कॉलम ही बोलते हैं। तो आर्डर हमें क्या बता रहा होता है, आर्डर हमें ये बता रहा होता है कि ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो एक नंबर का MCQs पेपर में आ रहा होता है कि वो पूछ ये रहा होता है कि M को किससे डिनोट करते हैं, N को किससे डिनोट करते हैं, ये MCQs पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि M शो करता है रोज़ को और N शो करता है कॉलम को। मींस कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल हम देख लेते हैं आर्डर की। एक हमारे पास मैट्रिक्स A है इज़ इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12। मैंने रैंडमली नंबर्स को लिख लिया और एक तरतीब के साथ लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से क्लोज कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है उसको हमने देखना है। अब ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं, अब ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर इज़ इक्वल टू, यहाँ हम ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास दूसरी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो है, R1, R2 एंड R3। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ये हमारे पास पहला कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है, C1, C2 एंड C3। अब आर्डर किसके इक्वल होगा, आर्डर इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ रोज़ आर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ कितनी रोज़ हैं, 1, 2, 3। कितनी रोज़ हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 3 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यानी क्या आएगा, कितनी रोज़ हैं, 3 बाय, दरम्यान में क्या आएगा, बाय। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा कॉलम है, और ये 4, 3 एंड 12 ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो कॉलम भी कितने हैं, 3। तो आर्डर हमारे पास क्या आ गया, 3/3। इसी तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या फार्मूला ऑर्डर का, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज़ कितनी है, ये एक ही रो है, तो ऑर्डर इज़ इक्वल टू हो गया 1, आगे दरम्यान में क्या आएगा, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो कितने कॉलम है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, एक कॉलम ये 2, एक कॉलम ये 3, एक कॉलम ये 4। तो कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1/3। उम्मीद है कि आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद कंसेप्ट आपका एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स होता ये है, मैट्रिक्स तो हमने पढ़ा है पहले कि मैट्रिक्स कॉलम को कहते हैं, तो ये मैट्रिसेस ये कहाँ से आ गया? आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई ये नई टर्म आ गई है। नहीं, मैट्रिक्स जो है वो वाहद के लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और मैट्रिसेस जमा के लिए यूज़ होता है। अब दो मैट्रिक्स जो हैं, दो मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे? उसके लिए स्टूडेंट्स दो शराइत हैं। पहले तो ये होगा कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो एक दूसरे के इक्वल होंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि उन मैट्रिक्स की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ किया जी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का नाम है ए, एक मैट्रिक्स का नाम है बी। अब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल उस सूरत में जाके होंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, मतलब मर्तबा सेम हो। दूसरी शर्त क्या है कि उन मैट्रिक्स की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। अब एंट्रीज़ हम पढ़ के आए हुए हैं पहले कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स 1, -2, 3, 4, ये क्या है? एंट्रीज़ है। अब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का क्या मतलब है कि आमने सामने वाली एंट्री सेम हो, मतलब 1 के सामने 1 ही होना चाहिए, -2 के सामने -2 ही होना चाहिए, 3 के सामने 3 ही होना चाहिए, 4 के सामने 4 ही होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है। अब हमने देखना ये है कि इक्वल है या नहीं। तो पहली शर्त क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स देखें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसमें रोज़ कितनी है? देखें, पहली रो, दूसरी रो, तो रोज़ हो गई। हम पता है कि ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो रोज़ कितनी हो गई? 2, दरमियान में क्या आएगा? बाय। अब कॉलम इसमें देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए? 2। तो इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आ गया? 2/2। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2 आएगा डेफिनेटली, क्योंकि रोज़ कितनी है? 2 एंड कॉलम्स कितने हैं? 2। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। तो सबसे पहले हमारी शर्त ये पूरी हो गई कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। आप देखते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं है, यानी आमने सामने वाले अरकान सेम है या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है। तो 1 के सामने 1 है, -2 के सामने -2 है, 3 के सामने 3 है, 4 के सामने 4 है। इसका मतलब है कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, आमने सामने वाले अरकान भी सेम है और इनका मर्तबा, इसका ऑर्डर भी सेम है। तो कॉलम ए जो है कॉलम बी के इक्वल होगा। इसे हम इस तरह लिखेंगे। अब इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। a = 1, 2, 3, 4 है, b = 1, -2, 3 एंड 4 है। अब यहाँ पे देखें, मर्तबा तो सेम है दोनों का, ऑर्डर तो सेम है दोनों का, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2 सॉरी, लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। अब कैसे सेम नहीं है? 1 के सामने 1 तो है, यहाँ पे 2 के सामने -2 है, जबकि 2 के सामने 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 के सामने -2 है, 3 के सामने 3 है, 4 के सामने 4 है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 के सामने -2 है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो b के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए था। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो a जो है, मैट्रिक्स a जो है b के इक्वल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में समझा दी थी जब मैट्रिक्स का हम तारुफ पढ़ रहे थे कि मैट्रिसेस को जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर्स मतलब A, B, C एंड सो ऑन C तक। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन्हें हम एंट्रीज़ बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये क्या कहलाएगा?
ये एंट्रीज कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे मैट्रिक्स के। आइए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने ऑर्डर ही तो फाइंड करना है। तो पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं ऑर्डर होता क्या है, किस किस को याद है? तो ऑर्डर क्या होता है वाला? ऑर्डर को उर्दू में क्या कहते हैं वाला? मर्तबा कहते हैं। और ऑर्डर हमें क्या बता रहा होता है? ऑर्डर हमें ये बता रहा होता है किसी भी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और कितनी कितारें हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। अब इसमें रोज़ क्या होती हैं? ये हमारे पास उफ़की अरकान क्या हैं? रोज़ है। ठीक है, और ये अमूदी अरकान हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स है। तो ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये हो गई C1 यानी कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। अब नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, यानी कितारों की तादाद कितनी है? तो ये पहली कितार स्टूडेंट्स और ये दूसरी कितार, ये पहली कितार और ये दूसरी कितार, तो 2 कितारें होंगी हमारे पास। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, कॉलम कितने हैं? 2। ऑर्डर क्या होगा? क्या फार्मूला ऑर्डर का? कितारों की तादाद, क्या फार्मूला ऑर्डर का? नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो रोज़ कितने हैं स्टूडेंट्स? 2। दरम्यान में क्या आएगा? बाय कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये ऑर्डर हमारे पास आ गया। आगे देखिए जी, C इज़ इक्वल टू 2, 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रोज़ कितनी है? एक ही रो है जी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन कॉलम कितने हैं? ये हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? C1, ये C2। 2 कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो रहेगा? क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ रोज़ दरम्यान में बाय आएगा और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कितारों की तादाद, कितनी तादाद है कितारों की? 1। दरम्यान में क्या आएगा? बाय कॉलमों की तादाद, तो कॉलमों की कितनी तादाद है? 2। तो ये ऑर्डर हमारे पास आ गया। सेम ऐसे ही अब स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन, b इज़ इक्वल टू 2, 0, 3, 5। तो रोज़ कितनी है? डेफिनेटली 2 रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं? इस तरफ को हम कॉलम देखते हैं। ठीक है, तो कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम्स है। ऑर्डर का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2। दरम्यान में क्या आएगा? बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2। ये ऊपर मेंशन किया हुआ है हमने। सेम ऐसे ही d इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें रोज़ कितनी है? ये होगी पहली रो, ये होगी दूसरी रो, ये होगी तीसरी रो। तो कितनी रोज़ हैं? कितनी रोज़ हैं? 3। कॉलम कितने हैं? ये एक ही कॉलम है, तो यहाँ क्या रहेगा? 1। तो क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। किसका फार्मूला? ऑर्डर का। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3। दरम्यान में क्या आएगा? बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो ऑर्डर क्या आ गया? डेफिनेटली 3/1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन e इज़ इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ देखें हमारे पास कितनी रोज़ हैं? ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई? 3। कॉलम कितने हैं? ये पहला कॉलम और ये वाला दूसरा कॉलम। 2 कॉलम्स हो गए हमारे पास, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, और हमारे पास ऑर्डर क्या हो रहेगा जी? नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। 3/2 ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ देखें, अगर इस साइड की तरफ देखें, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स देखें, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ देखें, तो रोज़ कितनी हुई? 1। अगर वर्टिकल देखें तो वर्टिकल भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज़ हैं? 1 ही हैं। तो ऑर्डर क्या हो रहेगा? 1/1। आगे स्टूडेंट्स, g इज़ इक्वल टू है हमारे पास मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का नाम क्या रखा हुआ है? g रखा हुआ है। तो रोज़ कितनी है?
डेफिनेटली ये पहली रो है, सेकंड, थर्ड, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो गए 3। कॉलम्स कितने हैं, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए 3। आर्डर क्या हो जाएगा वाला, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, दरमियान में क्या आता है बाय, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। तो यहाँ पे देखें एच इज़ इक्वल टू, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तो कितनी रोज़ हैं 2। कॉलम्स, ये पहला कॉलम, दूसरा और ये तीसरा, कितने कॉलम्स हैं 3। ऑर्डर क्या हो रहेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, डेफिनेटली ये आएगा 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान क्वेश्चन है हमारे पास। हमने बताना ये है कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ए इज़ इक्वल टू 3 है, बी इज़ इक्वल टू 3 एंड 5 है, सी इज़ इक्वल टू 5 - 2 है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें तो सी इज़ इक्वल टू 5 में से 2 गए तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा 3 आ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 और 3 है, ई इज़ इक्वल टू 4 0 6 2 है एंड एफ इज़ इक्वल टू भी हमारे पास आगे जी इज़ इक्वल टू भी देखें, इसे भी सिंप्लीफाई कर लें। जी इज़ इक्वल टू क्या आ रहेगा 3 में से 1 गए तो 2, 3 + 3 क्या आ रहेगा 6। एच इज़ इक्वल टू ये भी ऐसी है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होना। आई इज़ इक्वल टू इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ रहेगा 3 और 3 + 2 क्या आ रहेगा 5 आ रहेगा, ठीक है। एंड जे इज़ इक्वल टू इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे ही कर लेते हैं हम क्योंकि नीचे हमारे पास जगह कम है। 2 + 2 क्या आ रहेगा 4, 2 में से 2 गए तो ये 2 + 2 आ गया 4 और 2 - 2 क्या आ गया 0, 2 + 4 क्या आ गया 6, 2 में 0 ऐड करें तो 2 ही डेफिनेटली आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने किया क्या, अभी यहाँ तक जो सिंप्लीफाई हो रहे थे, जिन नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन था या माइनस का साइन था, अगर जिसके दरमियान प्लस का साइन था तो प्लस कर दिया, जिनके दरमियान माइनस का साइन था तो माइनस कर दिया। तो यहाँ पे देखें 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2, 3 + 3 क्या आ गया 6। ये 3 ऐसे ही 3 में 2 ऐड किए 5। यहाँ पे 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 में 0 ऐड किए तो 2। अब दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो शर्तें हैं भाई। पहली शर्त हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, आर्डर सेम होना चाहिए। पहली शर्त क्या है जी, आर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, एंट्रीज सेम। और कौन सी एंट्रीज, आमने सामने वाले अरकान, आमने सामने वाले एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ए किसके इक्वल है, डेफिनेटली सी के, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1/1, इसका भी ऑर्डर 1/1, ठीक है। इसकी एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है, इसका भी एक ही एलिमेंट है, तो इसका भी ऑर्डर 1/1, ऑर्डर 1/1 और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। तो ए किसके इक्वल हुआ भाई, सी के इक्वल हुआ। अब बी किसके इक्वल होगा वाला, 3 5 है यहाँ पे कहीं पे, ये है जी, ठीक है। तो बी किसके इक्वल हुआ, आई के, सी तो ए के इक्वल हो गया हुआ पहले। अब डी किसी के इक्वल है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डी किसी के इक्वल नहीं है, कहीं पे है 5 और 3, ये है 3 और 5, लेकिन आमने सामने वाले 5 के सामने 5 होना चाहिए भाई और 3 के सामने 3, तो ये उलट है काम यहाँ पे, तो डी किसी के इक्वल नहीं हुआ। अब ई किसके इक्वल है ये भी तो देख लेते हैं हम, ई किसके इक्वल है, ई एच के इक्वल है और ई जे के भी इक्वल है। देखें ऑर्डर सेम, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम, 4 4 4 0 0 0 6 6 6 2 2 एंड 2। तो ई किसके इक्वल हुआ, एच के, और ई किसके इक्वल हुआ, एच के और जे के, ठीक है जी। अब क्या कौन सा रह गया जी हमारे पास, अब आ जाए आगे जी पे। हम जी पे हमारे पास क्या है, सॉरी एफ पे हमारे पास क्या है 2 और 6, ये किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा।
ठीक है जी। तो ये देखें 1/2 ऑर्डर, सॉरी 2/1, रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1, तो यहाँ भी 2/1 और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ भी 6, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो F किसके इक्वल हुआ जी, हमारे पास F इज़ इक्वल टू G आ गया। अब स्टूडेंट्स सारे जो हमारे पास मैट्रिक्स थे वो हमने लिख लिए हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो D किसी के इक्वल नहीं है। बस आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने करना क्या है असल में, इसमें हमें A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, चलें आइए करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन को। हमने जी पीछे पढ़ा है दो मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, मीन्स के आमने सामने वाले एलिमेंट, आमने सामने वाले अरकान, आमने सामने वाली एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो A प्लस C किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। A प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, डेफिनेटली -7 के। तो A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। C -1 किसके इक्वल होना चाहिए, डेफिनेटली 3 के। C -1 इज इक्वल टू 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। 4D -6 किसके इक्वल होना चाहिए, 2D के। तो 4D -6 इज इक्वल टू 2D, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। चलें आइए अब आगे करते हैं इसको स्टार्ट। अब स्टूडेंट हमने अलजब्रा पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अलजब्रा को इस्तेमाल करेंगे। अब देखें A प्लस C इज इक्वल टू 0, तो अगर C को मैं इक्वल की इस साइड पे ले आऊँगा तो C इधर प्लस का, तो इधर आके C क्या होगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये C इधर आके बस 0 वाली साइड पे आके C माइनस का हो रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। बस ये क्या हो रहा है, C इधर प्लस का, इधर आके C माइनस का हो रहा है। तो वेरिएबल इधर भी वेरिएबल है तो इधर भी वेरिएबल है, तो हमारे पास A की वैल्यू तो नहीं आ रही है कोई रियल वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें A प्लस 2B, ये 2B जो है इधर प्लस का इक्वल की इस साइड पे आके माइनस का हो रहेगा, तो फिर भी यहाँ पे A या B की वैल्यू तो नहीं आ रही है ना रियल वैल्यू। ठीक है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में आ जाए तो ये क्या होगा, ये -1 इधर ये जो 1 है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये इधर आके जब प्लस का हो रहेगा तो 3 + 1 क्या हो रहेगा, 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है वाला, हमारे पास यहाँ पे रियल वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, दोबारा समझ लें, ये C प्लस का इधर आके माइनस का हो रहेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहली इक्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल ही है। आप दूसरी इक्वेशन पे आ रहे हैं, तो ये प्लस की है, ये 2B प्लस का इधर आके माइनस का हो रहेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है। 1 2 3 4 वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन जब इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं तो क्या हो रहा है वाला, ये -1 इधर आके हो रहेगा +1, तो 3 के साथ जब प्लस हो रहेगा तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी वाला, डेफिनेटली 4 आएगी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से C -1 इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू ये -1 इधर आके क्या होगा वाला, प्लस का, और C इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4। इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं C की वैल्यू को। आपने भी ऐसे ही करना है। आगे हम चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में C की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में C की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो C की वैल्यू यहाँ 4 पुट करूँगा, तो C की ये यहाँ पे जो 4 है इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ। आपने ये स्टेप नीचे ही करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह का इशू है कि जगह कम है हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए ये मैं सामने ये स्टेप कर रहा हूँ। क्या करूँगा, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू जो हमारे पास आई है इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो a इज इक्वल टू ये 4 प्लस का इधर आ क्या होगा माइनस का, तो ये किसकी वैल्यू आ गई वाला, जाहिर बात है एक ही वैल्यू आई है, उसी की तो हमने फाइंड किया। आप देखें जी, अब हमने क्या करना है, अब इक्वेशन 2 की तरफ आ जाए। अगर a की जगह मैं क्या पुट कर दूँ -4, तो बाकी b ही तो रह जाएगा, तो बाकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। देखें अगर a की जगह मैं -4 पुट कर दूंगा तो बाकी क्या बचेगा, b ही बचेगा, तो b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे वही अलजेब्रिक रूल इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। अब a, ठीक है, a की जगह क्या पुट करना है हमने, a की जगह क्या पुट करना है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जो है ये -4 इधर माइनस का इधर आ क्या होगा प्लस का, तो 2b इधर बस रह गया -7 प्लस 4, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का। अब 2b इज इक्वल टू -7 और +4, ये देखें ये माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। 7 में से 4 निकालें तो क्या आएगा हमारे पास 3, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ये क्या रहेगा -3, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आपको आती ही होंगी। आगे देखें जी, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल टू -3/2। अब हम क्या करेंगे, 2 ऊपर क्या है हमारे पास 3 है, 2 1 जार 2, ठीक है, आगे 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो क्या है छोटा, लेकिन बाहर जो हमारे पास डिवाइज़र है, ठीक है, वो क्या है बड़ा। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 का इजाफा कर लेते हैं। अब आगे 2 5 जार हमारे पास क्या आ गया, 2 5 जार 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो b इज इक्वल टू माइनस ये वाला 1.5 आ गया। अब रह गया d, तो d तो सिंपल सा ही है, इसे ऐसे ही लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब जो हमारे पास वेरिएबल्स वाली रकमें हैं ना, वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, ये d क्या है वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज होती है, उसे एक साइड पे कर लें, यानी वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड पे कर लें। 4d ये 2d इधर प्लस का, तो इधर आकर डेफिनेटली माइनस का होगा, और कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। अब जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है वो सारी क्या है कांस्टेंट है। अगर उस काउंटिंग के साथ कोई वेरिएबल आ जाएगा, यानी ABC के स्मॉल लेटर आ जाएंगे, तो वो वेरिएबल वाली टर्म्स हो जाएंगी। जैसे ये 4d एक वेरिएबल वाली टर्म है, तो वेरिएबल वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर ली, और कांस्टेंट को क्या करना है एक साइड पे कर लेना है। ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -6, ये -6 जो है इधर माइनस का, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल्स वाली रकमें एक साइड पे कर ली और कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया हमने। तो 4d में से 2d गए तो हमारे पास कितने d रह गए, 2d इज इक्वल टू 6, ठीक है। 4d में से 2d गए, 2d रह गए, और d इज इक्वल टू आ गया 6। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, और इसे आगे ही कर लेते हैं, इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 3 जार 6, d इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट पे आपको मैं बताता चलूँ कि आज तक हमने जितना पढ़ लिया है, यहाँ तक पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से MCQs आ सकते हैं,
उसके लिए हमने एक पेपर बनाया है PDF फाइल में, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को वो पेपर चाहिए हो वो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह उसे पेपर प्रोवाइड फ्री कर दिया जाएगा।